किताबों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है ना। कभी लगता है कि ये सिर्फ पन्नों का ढेर है, लेकिन फिर कोई एक किताब ऐसी मिलती है जो आपसे बातें करने लगती है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही दरवाजे को खोलने वाले हैं जहां किताबें सच में बोलती हैं और हमें साहित्य के कई खूबसूरत रंगों की दुनिया में ले जाती हैं। बिल्कुल। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा के मराठी पाठ रंग साहित्याचे की गहराई में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि साहित्य की पूरी दुनिया का एक छोटा सा नक्शा है। हाँ, और हमारा मकसद इस नक्शे को बस देखना नहीं है, बल्कि इसके हर रास्ते पर चलकर देखना है। ये पाठ एक संवाद के रूप में है, जिसमें सुश्रुत नाम का एक छात्र और एक किताब आपस में बातें करते हैं। तो हम इस बातचीत के जरिए साहित्य के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे और सबसे जरूरी ये जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में इससे जुड़े सवालों को आत्मविश्वास के साथ कैसे हल किया जाए। सही कहा। तो आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ पाठ को समझाना नहीं, बल्कि ये भी जानना है कि साहित्य हमारी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सुश्रुत से, जो अपने घर पर है और उसकी माँ ने अलमारी में किताबें सजाई हैं। वो थोड़ा बोर हो रहा है। तभी अचानक एक किताब उसे अपनी तरफ खींचती है और उससे बात करने लगती है। ये कल्पना ही कितनी मजेदार है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि लेखक का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है छात्रों को सीधे विषय से जोड़ने का। अच्छा? हाँ, किताब को एक जिंदा किरदार बना देने से पाठ नीरस नहीं लगता। सुश्रुत की बोरियत, उसकी रोजमर्रा की पढ़ाई से थकान, ये हर छात्र की कहानी है। और किताब उसे पकड़ लेती है। वो सुश्रुत से पहला सवाल ही ऐसा पूछती है जो हर छात्र के दिल की बात है। हाँ, किताब कहती है, अरे मग पाठांतर करायचंय का? मतलब क्या तुम्हें सिर्फ रट्टा लगाना है? ये सवाल तो सीधे नस पर हाथ रखने जैसा है। बिल्कुल। और यही इस पूरे पाठ की नींव है। ये सवाल छात्रों से पूछ रहा है कि क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटना है? और सुश्रुत का जवाब है नहीं, वो कुछ नया, कुछ अलग पढ़ना चाहता है। और यहीं से लेखक ये संदेश देता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य ज्ञान और आनंद है, न कि सिर्फ परीक्षा पास करना। और यहीं से साहित्य के रंगों का असली सफर शुरू होता है। किताब सबसे पहले कथा यानी कहानी की बात करती है। सुश्रुत कहता है कि उसने बचपन में ससा कासव यानी खरगोश और कछुए जैसी कहानियां पढ़ी हैं। हाँ, और किताब उसे बताती है कि कहानियों की दुनिया सिर्फ इन नैतिक शिक्षा वाली कहानियों तक सीमित नहीं है। वो उसे साहस कथा यानी एडवेंचर स्टोरी पढ़ने का सुझाव देती है। तो ये एक तरह से उसके लिए कल्पना का एक नया दरवाजा खोलने जैसा है। बिल्कुल। तो ये कहानियों की दुनिया कितनी बड़ी है? पाठ में कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं? इसमें कई प्रकारों का जिक्र है, और यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जिस पर परीक्षक का ध्यान जरूर जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे शोध कथा यानी डिटेक्टिव स्टोरी। ओह अच्छा, जैसे शर्लॉक होम्स या ब्योमकेश बख्शी वाली कहानियां। बिल्कुल। फिर है विज्ञान कथा, मतलब साइंस फिक्शन, जिसमें भविष्य और तकनीक की कल्पना होती है। और फिर ऐतिहासिक कथा, जो हमें अतीत में ले जाती है। और बोध कथा यानी मॉरल स्टोरी जैसी कहानियां हमने बचपन में सुनी है। परीक्षा में तो सीधा सवाल आ सकता है कि पाठ में बताए गए कथा के प्रकारों के नाम लिखिए। हाँ, आता है। और इसके साथ ही कुछ बहुत प्रसिद्ध कथाकारों के नाम भी दिए गए हैं। ये नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल लेकिन जरूरी। और इसे रटने की जरूरत नहीं है। बस कुछ नामों को उनकी खासियत से जोड़कर देखिए। जैसे य गो जोशी और व पु काळे अपनी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। वहीं शिवाजी सावंत का नाम आते ही मृत्युंजय और छावा जैसे विशाल ऐतिहासिक उपन्यास आंखों के सामने आ जाते हैं। जो किरदारों को जिंदा कर देते हैं। एकदम। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और ये जोड़ियां मिलाओ जैसे सवालों में बहुत मदद करेंगे। कहानियों में हम किरदारों और घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे बाहर की दुनिया है, पर साहित्य का वो कौन सा रूप है जो हमारे अंदर के एहसासों, हमारी भावनाओं की बात करता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर साहित्य का दूसरा और बहुत ही खूबसूरत रंग कविता सामने आता है। कविता? हाँ, किताब इसकी एक बहुत ही सरल परिभाषा देती है। हृदयातील भावना शब्दांतून लयबद्ध पद्धतीने मांडली की कविता तैयार होती है। यानी जब दिल के एहसास शब्दों के जरिए एक लय में पिरोए जाते हैं तो कविता बनती है। वाह, ये परिभाषा तो खुद एक कविता जैसी लग रही है ना? और सुश्रुत को भी अपनी पढ़ी हुई कुछ कविताएं याद आती हैं। साने गुरुजी की आई और इंदिरा संत की प्राण सई। ये दिखाता है कि कविताएं कैसे हमारी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल।
फिर किताब कविता के कई प्रकार बताती है, अभंग, ओवी, पोवाड़ा, भक्ति गीत और यहाँ तक कि चित्रपट गीत यानी फिल्मों के गाने भी। इसमें एक बहुत दिलचस्प तथ्य छिपा है। किताब बताती है कि मराठी का सबसे पुराना काव्य प्रकार ओवी है। ये तो एक कमाल की जानकारी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको 1 अंक वाले सवालों में पूरे नंबर दिला सकता है। सोचिए, आज से सदियों पहले संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी जैसा महान ग्रंथ इसी ओवी छंद में लिखा था। अच्छा। हाँ, यह उस समय लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे सरल और असरदार तरीका था। और आधुनिक कवियों की भी एक लंबी सूची दी गई है। केशव सुत कुसुमाग्रज। हाँ, देखिए, केशव सुत को आधुनिक मराठी कविता का जनक कहा जाता है, तो उन्हें समझना एक तरह से शुरुआत को समझना है। कुसुमाग्रज की कविताएं समाज और इंसानियत की बात करती हैं, जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। और अगर किसी को गजलें पसंद है तो सुरेश भट्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये नाम सिर्फ सूची के लिए नहीं है, बल्कि मराठी कविता के अलग अलग पड़ावों को दर्शाते हैं। एकदम सही। तो कहानी हमें दूसरों के जीवन की दुनिया लिखाती है और कविता हमें हमारे अपने मन की गहराई में ले जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा रंग भी है जो इन दोनों को मिलाकर हमारी आंखों के सामने जिंदा कर दे? बिल्कुल, और वही है साहित्य का तीसरा रंग, नाटक। नाटक की सबसे खास बात है इसका प्रदर्शन। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि मंच पर संवाद, अभिनय और संगीत के साथ अनुभव करने की कला है। ये साहित्य को जीवंत बना देता है। जब हम मराठी नाटक की बात करते हैं तो इसका श्रेय किसे जाता है? मतलब कोई तो होगा जैसे हम फादर ऑफ मराठी थिएटर कह सकते हैं। हाँ, और ये नाम हमेशा याद रखना चाहिए, विष्णुदास भावे। विष्णुदास भावे। उन्हें मराठी नाट्य सृष्टि के जनक यानी मराठी रंगमंच का जनक माना जाता है। वाह। सोचिए, उस दौर में जब मनोरंजन के साधन बहुत कम थे, उन्होंने लोक कलाओं को एक संगठित मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले रूप में ढाला। उन्होंने ही पहली बार टिकट लगाकर नाटक दिखाने की शुरुआत की थी। अच्छा, तो यहीं से मराठी थिएटर का सुनहरा सफर शुरू हुआ, इसलिए ये नाम इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उनके अलावा और भी कई महान नाटकारों का जिक्र है, जैसे पूला देशपांडे और वसंत कानेटकर। जी, पूला देशपांडे तो अपने हास्य और व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उनके नाटक आज भी लोगों को हंसाते और सोचने पर मजबूर करते हैं। इन नामों को याद रखने से न सिर्फ परीक्षा में मदद मिलेगी, बल्कि मराठी संस्कृति की समझ भी बढ़ेगी। ठीक है, अब एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, किसी और की जिंदगी के बारे में लिखना और अपनी ही जिंदगी के बारे में लिखना। चरित्र और आत्मचरित्र। हाँ, मुझे इन दोनों में हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन बहुत आम है और किताब इसे बहुत अच्छे से साफ करती है। देखिए, चरित्र यानी बायोग्राफी तब लिखी जाती है जब कोई लेखक किसी दूसरे महान व्यक्ति के जीवन से प्रेरित होकर उनके बारे में लिखता है। तो ये एक तरह से किसी और की कहानी को अपना नजरिया देना है। सही। और आत्मचरित्र यानी ऑटोबायोग्राफी में व्यक्ति खुद अपने जीवन के अनुभव और यादें लिखता है। अपनी कहानी खुद सुनाना। हाँ, मुझे याद है जब मैंने स्कूल में साने गुरुजी की श्यामची आई पढ़ी थी। वो एक माँ और बेटे की कहानी है, लेकिन उसमें इतनी सच्चाई थी कि कई दिनों तक उसका असर मेरे मन पर रहा। आत्मचरित्र में यही ताकत होती है, वो सीधे आपके दिल से जुड़ता है। पाठ में श्यामची आई के अलावा लक्ष्मीबाई तिलक की स्मृति चित्रे और डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अमचा बापन अम्मी का भी जिक्र है। हाँ, और ये तीनों ही मराठी साहित्य की क्लासिक रचनाएं मानी जाती हैं। और चरित्र आधारित रचनाओं में शिवाजी सावंत का नाम फिर से आता है। हाँ, उनकी मृत्युंजय कर्ण के जीवन पर और छावा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। ये किताबें दिखाती हैं कि कैसे एक लेखक ऐतिहासिक किरदारों में जान डाल सकता है। परीक्षा में अक्सर लेखक और उनकी रचना का नाम मिलाने के लिए आता है। मुझे घर बैठे बैठे दुनिया घूमने का बहुत शौक है। क्या साहित्य में ऐसा कोई रंग है जो हमें ये अनुभव दे सके? क्यों नहीं। और उसी रंग का नाम है प्रवास वर्णन यानी यात्रा वृत्तांत, ट्रैवलॉग। जी, इसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों, वहां के लोगों, प्रकृति और संस्कृति का इतना सजीव वर्णन करता है कि पाठक को महसूस होता है कि वो भी उस सफर का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ ये बताना नहीं है कि मैं यहाँ गया, बल्कि ये महसूस कराना है कि आप भी मेरे साथ यहाँ हैं। एकदम सही। और इस विधा में भी कुछ बड़े नाम हैं, जैसे गंगाधर गाडगिल,
राभी जोशी और पूला देशपांडे। पूला देशपांडे का नाम फिर से हाँ। नाटककार के तौर पर भी और यहाँ यात्रा वृत्तांत में भी। हाँ, और यही उनकी प्रतिभा की विशालता को दिखाता है। पाठ के अंत में सुश्रुत का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। जो लड़का शुरू में बोर हो रहा था, अब वो उस बोलती किताब को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेता है। हाँ, और किताब उसे एक बहुत खूबसूरत विदाई संदेश देती है। पाठ की अंतिम पंक्तियां पूरे पाठ का सार हैं। उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना बहुत जरूरी है। वो पंक्तियां क्या हैं और उनका गहरा मतलब क्या है? किताब कहती है, साहित्याचे रंग विविध, हे भुलविती साऱ्या रसिक जना। यानी साहित्य के अनेक रंग सभी रसिकों या पाठकों का मन मोह लेते हैं। और फिर धन्य आमूची माय मराठी, धन्य साहित्य संपदा। यानी धन्य है हमारी माँ मराठी भाषा और धन्य है इसकी साहित्यिक विरासत। वाह, ये सिर्फ एक पाठ का अंत नहीं है, ये तो मराठी भाषा और उसके साहित्य के प्रति एक गहरा सम्मान और गर्व का भाव है। बिल्कुल। और ये बात कितनी जरूरी है, खासकर आज के समय में जब हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से शायद थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। हाँ, ये पंक्तियां एक तरह से कॉल टू एक्शन है। अपनी भाषा को जानो, उसके साहित्य को पढ़ो और उस पर गर्व करो। यही इस पाठ का केंद्रीय संदेश है। ठीक है, तो अब अपने एग्जाम वाले हैट पहन लेते हैं। एक छात्र के तौर पर इस पूरे पाठ से किस तरह के सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए? बहुत अच्छा तरीका इसे देखने का। देखिए, इस पाठ से कई तरह के सवाल आ सकते हैं। पहला, परिभाषाएं। परिभाषाएं? हाँ, सीधा सवाल पूछा जा सकता है, नाटक म्हणजे काय, या आत्मचरित्र व चरित्र यांतील फरक स्पष्ट करा। तो इसके लिए पाठ में दी गई परिभाषा को अपने शब्दों में उदाहरण के साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, रटना नहीं है, समझना है। और वो सूचियां बनाने वाले सवाल, जैसे कवियों या कहानी के प्रकारों के नाम। हाँ, वो बहुत आम है। जैसे पाठात आलेल्या कोणत्याही 4 कथा प्रकारांची नावे लिहा। इसके लिए हर विधा के कम से कम 4 प्रकार या 4 लेखकों के नाम याद होने चाहिए। और जोड़ियां मिला वाले सवाल भी इसी से जुड़े होते हैं। हाँ, एक तरफ शिवाजी सावंत तो दूसरी तरफ मृत्युंजय, या एक तरफ विष्णुदास भावे तो दूसरी तरफ मराठी नाट्य सृष्टीचे जनक। और सबसे मुश्किल लगने वाला सवाल, सोमत यानी पर्सनल ओपिनियन वाले प्रश्न। जैसे तुम्हाला कोणता साहित्य प्रकार सर्वात जास्त आवडतो आणि का? इसका जवाब कैसे लिखें कि पूरे नंबर मिलें? इसका एक फॉर्मूला है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को प्रवास वर्णन सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है। तो जवाब 3 हिस्सों में बनना चाहिए। पहला, अपनी पसंद बताइए। मला प्रवास वर्णन हा साहित्य प्रकार सर्वात जास्त आवडतो। स्टेप 1, पसंद बताना। दूसरा, कारण बताइए, और कारण पाठ से जुड़ा होना चाहिए। कारण मला घरी बसून जगातील वेगवेगळ्या ठिकाणांची, तेथील लोकांची आणि संस्कृतीची माहिती मिळायला आवडते। लेखकाच्या अनुभवातून ते ठिकाण जिवंत होते। अच्छा, तो वजह भी पाठ से ही लेनी है। हाँ, और तीसरा, पाठ से एक उदाहरण दीजिए। पूला देशपांडे यांचे प्रवास वर्णन वाचण्याची माझी इच्छा आहे। अच्छा। इस तरह जवाब देने से परीक्षक को पता चलता है कि आपने पाठ को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि समझा भी है। तो आज हमने रंग साहित्य के जरिए मराठी साहित्य के इंद्रधनुष को देखा। ये सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि कहानियों, कविताओं और नाटकों की दुनिया में एक निमंत्रण है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि किताबें सिर्फ कागज और स्याही नहीं बल्कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त, गुरु और मनोरंजन का साधन भी है। ये पाठ हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और अपनी भाषा की समृद्ध विरासत से जोड़ता है। इस बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। इस पाठ में बताई गई साहित्य की विधाएं तो क्लासिक हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में क्या साहित्य के नए रंग नहीं उभर रहे हैं? अच्छा सवाल है। जैसे क्या एक अच्छी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट एक आधुनिक नाटक नहीं है? बिल्कुल। या एक ट्रैवल व्लॉग, क्या वो आज का प्रवासा वर्णन है? सोचिए,